कि हमारे मराठी में एक मुहावरा है साथियों, उथड़ पाण्याला खड़खड़ाट फार। इसका मतलब है कि जो छिछला पानी होता है वो ज्यादा शोर करता है। तो रामदेव बाबा एकदम माहिर हो गए हैं। अगर कोई ये एकदम पॉलिटिशियन जैसा है, अगर कोई अपने खिलाफ कोई आवाज उठती है तो उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ और आइटम डाल देते हैं। तो एक मन में ये अस्वस्थता आ जाती है लोगों को। हमें भी, हम तो मनुष्य है, हम कोई बुद्ध थोड़ी हो गए हैं। साथियों जय हिंद, मैं डॉक्टर संग्राम पाटिल इंग्लैंड से बात कर रहा हूँ। साथियों, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने रामदेव जो है योगा पढ़ाने वाले और पतंजलि उद्योग समूह के मालिक है वो, उन पर कार्रवाई की मांग की है। इसी सिलसिले में मैं इस वीडियो में कुछ बातें रखना चाहता हूँ। साथियों, इसमें सबसे पहले मैं कुछ मेडिकल कंडीशंस जो होती है वो आपकी जानकारी के लिए उनकी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि ये कंडीशंस किसी व्यक्ति में एग्जिस्ट करती है, सिर्फ आपकी जानकारी के लिए। कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बार बार सारे लोग हमारे तरफ देखते रहे, हमारी ही बात सुनते रहे, सारी दुनिया में, पूरे समाज में सिर्फ हमारा ही बोलबाला चले, हम ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहे, ऐसे उनको लगता है। तो ये अटेंशन सीकिंग हो जाते हैं। उसके लिए वो किसी भी हद तक जाते हैं, अपने बैनर छपवाते हैं, प्रोग्राम्स में भाषण बाजी करते हैं, टीवी में एड्स देते हैं, और कोई अगर ध्यान नहीं देता है तो कुछ भी वक्तव्य करते रहते हैं। तो ये एक साइकोलॉजिकल सी सिचुएशन हो जाती है। कुछ लोग ऐसे ऑब्सेसिव होते हैं कि उनको हिस्ट्रियोनिक ऐसे एक्सटेंड तक वो चले जाते हैं, जिसको हिस्ट्रियोनिक कहते हैं। और इसके साथ ही एक कंडीशन जुड़ी होती है जिसमें बार बार लोग झूठ झूठ बोले जाते हैं। फिर वो पॉलिटिक्स के बारे में हो, स्वास्थ्य के बारे में हो, या देश के समाज के बारे में हो, कुछ ना कुछ वो बोलते रहते हैं। ऐसे सिचुएशन को, ये नाम देखिएगा, ये उसको माइथोमैनिया या मिथोमैनिया कहते हैं, या स्यूडोलॉजिया फंटास्टिका, ऐसे अलग अलग नाम होते हैं। मैं किसी के ऊपर ये क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि ये उन व्यक्ति से मिलते हैं, लेकिन आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैंने ये बता दिए। तो साथियों, मेडिकल फील्ड में जैसे ही कोविड आ गया तो दुनिया भर में लोगों ने कई सारे क्लेम किए। इंडिया में भी काफ़ी सारे क्लेम्स हुए। एलोपैथी के डॉक्टर्स ने शुरू में क्लोरोक्विन की नाम की जो दवा है, जो मलेरिया में काम करती है, तो ये एंटीवायरल भी होती है, तो इस लॉजिक की वजह से इसमें यूज़ की। लेकिन बाद में अब पूरे दुनिया से जो ओवरऑल एविडेंस आया, उससे पता चला कि ये कोई लेना फ़ायदे की बात नहीं है, तो उसको बंद बंद कर दिया। आयुर्वेदा के लोगों ने उनके जो इम्यूनिटी बूस्टर, उनके हिसाब से जो मेडिसिन होते हैं वो ट्राई किए, कुछ काढ़े दिए, कुछ मेडिसिन दिए, लेकिन अब तक उनका भी कुछ ऐसा साइंटिफिक एविडेंस नहीं आया है, कोई पब्लिश्ड अच्छा इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे भी कोई अच्छा इस्टेब्लिश नहीं हुआ है। वैसे होम्योपैथी ने किया, और ये अब अभी भी चल रहा है। मतलब कोई भी पैथी ले लो, ये पैथी के जो हम वार शुरू कर देते हैं, शुरू कर देते हैं, इन लोगों को जानना चाहिए कि साइंस और एविडेंस का पैथी से कुछ लेना देना नहीं होता है। आप कोई भी पैथी की दवा, चाहे वो गोबर हो, गोमूत्र हो, बाइबल पढ़ना हो, कुरान पढ़ना हो, या कोई यज्ञ करना हो, हवन करना हो, अगर कोई क्लेम करता है कि इससे कोरोना ठीक हो जाएगा या इससे कोरोना आपको छू तक नहीं पाएगा, तो इसके लिए स्टडीज होनी चाहिए। मतलब जो मेडिकल फील्ड है ये स्टडी मांगती है। अगर आप ये प्रूव कर दे कि बाइबल या कुरान पढ़ने से, नमाज अदा करने से एक ग्रुप जो है वो ये सब कर रहा है, जो भी कर रहा है, और वो ग्रुप कोरोना से मुक्त रहा, कोरोना उनको हुआ तो वो जल्दी बाहर आ गए और वो मरे नहीं, या ऐसे समाज में किसी ने किया या ऐसे देश में किया और उसको उनका फायदा हो गया, और दूसरा जो समाज था, दूसरे जो लोग थे, उन्होंने ये किया नहीं और उनमें ज़्यादा हानि हो गई। ये अगर स्टैटिस्टिकल बेसिस पे प्रूव हो जाता है, तो वो गोमूत्र हो, गोबर हो, आप कुछ भी ले लो, कोई काढ़ा ले लो, होम्योपैथी की कोई दवा ले लो, आर्सेनिक जैसी, लेकिन ये प्रूव होना चाहिए। तो जैसे ये कोरोना आ गया, शुरू में ही ये वायरस है, तो एंटीवायरल ट्राई कर लिया लोगों ने। जैसे एंटीवायरल की जो मेडिसिन होती है, आइवरमेक्टिन, क्लोरोक्विन, या और भी फेबिफ्लू, रेमडेसिविर, कुछ लोगों को ऐसे लगा उनके स्टडीज में कि इससे कुछ ऐसे स्पेसिफिक ग्रुप्स में फायदा होता है, तो वो लोग इस्तेमाल करने लगे, क्योंकि पूरे दुनिया में और कुछ बचा था ही नहीं उसको ट्रीट करने के लिए। तो ये कुछ थोड़ा बहुत हापाजाड़ भी हो गया,
लेकिन बाद में जैसे एविडेंस क्लियर हो गया, एविडेंस आता रहा, क्योंकि साथियों ये एविडेंस इवॉल्विंग होता है। अब हम अगर हमारे ही देश की बात ले तो हमारे देश में गांजा जो है, भांग गांजा, ये पहले टीबी में, अस्थमा, ये सब चीज़ों में दिया जाता था। लेकिन अब हमें पता है कि इन चीज़ों में इसका कोई रोल नहीं है। लेकिन यही जो गांजा होता है साथियों, इसका अब नए से रोल एपिलेप्सी में, क्रोनिक पेन में, या जो वोमिटिंग होती है कीमोथेरेपी कैंसर पेशेंट्स की, उसमें अलग अलग रोल्स आ रहे हैं। तो ये ह्यूमन बीइंग ने, आदमी ने ही ये ढूंढ के निकाले हैं। इसमें कोई पैथी वाली बात नहीं होती है। हमारे पूर्वजों को कुछ चीज़ें लगती थी, उनके नॉलेज और अवेलेबल इंफॉर्मेशन के आधार पर कुछ एक्सपीरियंस होता था, तो वो एविडेंस समझ के उसको मानते थे। हम उस एविडेंस को अब मानते नहीं है, क्योंकि हमारे पास और कुछ फ्रेश, ज़्यादा और ठोस एविडेंस आ जाता है, तो हम उस बात को नकार देते हैं और नई बात को लेते हैं। तो ये ऐसे कोरोना काल में भी हुआ है, और ये पैंडेमिक है तो ये बहुत फास्ट हुआ है। तो पिछले साल रेमडेसिविर बहुत अच्छा लग रहा था, इस साल रेमडेसिविर सिर्फ रिकवरी करता है, वो जान कुछ बचाता नहीं है। फेविपिरिव बहुत अच्छा लग रहा था, इस साल लोग बोल रहे हैं कि शुरू में 1-2 दिन में दिया तो थोड़ा सा रिकवरी को फायदा होता है। स्टीरॉयड दे दिया तो 1/3, 1/3 लोग बच जाते हैं जो सीवियर केसेस होते हैं। लेकिन अगर आप ये स्टीरॉयड नॉन सीवियर लोगों को दे देते हैं तो उसमें हानि हो सकती है। तो साइंस ये साइंस होता है, साइंस बदलता नहीं है। आप उससे जो एविडेंस निकालते हो, इंटरप्रेट करते हो, वो बदलता है। क्योंकि पिछले साल शायद आपने कुछ अलग तरीके के ऑब्जर्वेशन किए, उससे मान लिया, लेकिन इस साल आपके समझ में बात कुछ अलग आ गई। तो एविडेंस ये इवॉल्विंग होता है, साइंस बदलता नहीं है। वो साइंस एलोपैथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी ये नहीं मानता है। साइंस इज साइंस, इट इज नेवर चेंजिंग, इट्स ऑलवेज देयर। और वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, इनकी जो फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी होती है, ये बदलते रहती है। ये मतलब साइंस के हिसाब से ये बदलती है, क्योंकि इनमें चेंजेस होते हैं, तो इनके वजह से जो बदलाव आते हैं, जो इफेक्ट्स होते हैं, ये भी बदलते हैं। तो इसको इवॉल्विंग एविडेंस कहते हैं साथियों। ये बात हमें समझनी चाहिए। इसी एविडेंस के, मेडिकल रिसर्च की वजह से आज हमारे समाज से पोलियो गायब कर दिया है हमने स्मॉल पॉक्स को मिटा दिया है, हमने टीबी को काफ़ी कंट्रोल में कर लिया है, हमने कुष्ठ रोग को लगभग मिटा दिया है, हमने बहुत सारी बीमारियां जो लोगों की जान ले लेती थी, उनसे अब छुटकारा पा लिया है, और काफ़ी सेफ अवस्था में हम आ गए हैं। अब मलेरिया की वैक्सीन यहाँ के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बना ली है, उनके फेज 3 ट्रायल चल रहे हैं। तो मलेरिया भी काफ़ी, हम वैसे भी मलेरिया में काफ़ी आगे निकल चुके हैं, हम काफ़ी उसकी डेथ रेट जो है कम कर चुके हैं। अफ्रीकन देशों में अभी भी होता है, तो उसकी भी वैक्सीन आ रही है। तो ये इवॉल्विंग है साथियों। आप अगर करोड़ों अरबों साल की उम्र इस पृथ्वी की ले, तो इसमें मेडिकल रिसर्च जो है, या आयुर्वेदा ले लीजिए या चाइनीज हर्बल मेडिसिन लीजिए, ये कुछ भी नहीं है इसके सामने। तो हमारा एविडेंस ये बदलता रहता है, इस बात को समझना चाहिए। ना कि हमें एलोपैथी, आयुर्वेद या होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, इसके झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए। जो लोग इसका झगड़ा करते हैं, मैंने पिछले साल भी एक वीडियो बनाया था कि कौन सी पैथी सबसे अच्छी है। मैंने यही बात बताई थी कि कोई भी पैथी अच्छी या बुरी नहीं है, उससे जो एविडेंस, जो स्टडीज होते हैं, जो एविडेंस आता है, उस हिसाब से हमें डिसीजन लेना चाहिए। अगर कोई आयुर्वेद की दवा सबसे अच्छी काम करती है किसी चीज में, तो हमें वो इस्तेमाल करनी चाहिए, अगर उसके लिए एविडेंस है तो। ना कि उसको नकारना चाहिए क्योंकि वो आयुर्वेद है या होम्योपैथी है या एलोपैथी है। हमारे मराठी में एक मुहावरा है साथियों, उथड़ पाण्याला खड़खड़ाट फार। इसका मतलब है कि जो छिछला पानी होता है वो ज़्यादा शोर करता है। मुझे हिंदी में कोई इसका मुहावरा है या नहीं पता नहीं। जो शालो वाटर मेक्स मोर नॉइज, जो लोग, जिनको ये समझता नहीं है, वो ज़्यादा आवाज़ करते हैं, वो गरजते हैं। तो ऐसी बात आजकल हो रही है साथियों। पिछले साल जैसे ही ये कोरोना आ गया, तो अलग अलग दावे हुए, उसमें कोरोनिल नाम की एक दवा आ गई। मुझे याद है जून के महीने में पहले एविडेंस आने वाला था, ट्रायल के रिजल्ट्स आने वाले थे, लेकिन वो कुछ नहीं आए, सीधा मेडिसिन लॉन्च हो गया। तो हम जैसे जो लोग थे, हमने एविडेंस मांगा कि भाई इसके ट्रायल के रिजल्ट्स कहाँ है, क्योंकि आप क्लेम कर रहे हो इतना पॉजिटिव हो जाता है, इतना निगेटिव हो जाता है, ये तो नेचुरली हो जाता है। तो आपने क्या किया? तो वो बात वहां पर कुछ जमी नहीं, रामदेव की पोल खुल गई। उसके बाद वो वहां तक बात तो सीमित नहीं रही। वहां पर इंडिया में गवर्नमेंट में जो लोग हैं, रामदेव के फेवर के लोग हैं, हमें ये पता है, इसने कई सारे दावे
पेट्रोल के, डॉलर के और इकोनॉमी के, ब्लैक मनी के किए जो फेल हो गए। तो अब कोरोनिल के बारे में जब वो एक्सपोज हो गया तो उसने समहाउ मैनेज कर लिया, इसको इम्यूनिटी बूस्टर में कन्वर्ट कर दिया और फिर टीवी ऐड के जरिए ये बेचता रहा। जब यहाँ पर लंदन में ये मेडिसिन आ गई तो बीबीसी ने बर्मिंघम यूनिवर्सिटी को साथ में लेकर इसको एक्सपोज कर दिया, रामदेव को। और कोरोनिल ये कोई इम्यूनिटी नहीं बढ़ाती है और इसका कोरोना में कोई रोल नहीं है, ऐसा क्लियर कर दिया। तो दूसरी जब लहर आ गई तो ये फिर से कोरोनिल लेके आ गया। इस बार स्वास्थ्य मंत्री को साथ में ले लिया जो डॉक्टर है, लेकिन फिर भी रामदेव के साथ खड़े हो गए। तो इसके बाद भी हमने जब एविडेंस मांगा हम लोगों ने कि भाई इसके एविडेंस कहाँ है, स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर काफी सारी क्रिटिसिज्म हो गई। और ये WHO के सर्टिफिकेशन का जो मसला आया उसमें WHO की तरफ से क्लैरिफिकेशन आ गया कि हमने कोई भी मेडिसिन को ऐसे अप्रूवल नहीं दिया है। तो ये फिर से एक्सपोज हो गया। तो ये ट्राई ये कर रहे हैं कि किसी तरह मैं कोरोना के दरमियान ऐसे मास्टर साबित हो जाऊं, लेकिन हो ये रहा है कि कोई भी उनका जो अस्त्र है ये चल नहीं रहा है। तो ये एकदम डेस्परेट हो गए। और उसी में एक न्यूज आ गई कि वो पतंजलि के आश्रम में ही कुछ लोगों को कोविड हो गया। ये ज्यादा ना फैले ये न्यूज, इसलिए रामदेव बाबा ने फिर हम टाइप 1 डायबिटीज, जो इंसुलिन के डायबिटीज होते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट, उनको क्योर कर दिए, ऐसे वीडियो रिलीज कर दिए। तो रामदेव बाबा एकदम माहिर हो गए हैं। अगर कोई एकदम पॉलिटिशियन जैसा है, अगर कोई अपने खिलाफ कोई आवाज उठती है तो उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ और आइटम डाल देते हैं। तो रामदेव ने ये वीडियो रिलीज कर दिए टाइप 1 डायबिटीज के। तो इस पर जो भारतीय मूल के जो डॉक्टर है दुनिया भर के, उन्होंने, और इंडिया के जो डॉक्टर्स है जो डायबिटीज ट्रीट करते हैं, उन्होंने काफी आवाज उठाई, लोगों में जागृति फैलाई कि आप इंसुलिन बंद मत करो, इस पर ऐसा कोई आधार नहीं है, ये सब क्लेम्स है। तो उसमें भी रामदेव फेल होते हुए दिखाई दिए। तो रामदेव का ये सिलसिला यहाँ पर नहीं रुकता है साथियों। ये काफी ऑब्सेसिव टाइप अटेंशन सीकिंग की, मैं जो कहता हूँ वही सच है और मेरे ही द्वारा ये होना चाहिए, एंड आई शुड बी द किंग, मेरी बात झूठ कैसे हो सकती है। तो एक मन में ये अस्वस्थता आ जाती है लोगों को, हमें भी, हम तो मनुष्य है, हम कोई बुद्ध थोड़ी हो गए हैं। तो ये अस्वस्थता आ जाती है। तो ये मन की अस्वस्थता जब अनियंत्रित होती है तो ये वाणी पर उतर जाती है। तो हम बेताल बातें करने, अनकंट्रोल बातें करना शुरू कर देते हैं, जो हम देख रहे हैं रामदेव बाबा की तरह। और इससे भी आगे अगर निकल जाए तो हमारे जो शरीर के कर्म है वो इससे दूषित हो जाते हैं, अनकंट्रोल हो जाते हैं। जैसे रामदेव बाबा कोरोनिल लॉन्च कर देते हैं एविडेंस करके, कोई टाइप 1 डायबिटीज की इंसुलिन से छुटकारा देने वाली न्यूज लॉन्च कर देते हैं। तो यह शरीर के कर्म पर चला जाता है। यह मन की जो अस्वस्थता है, ये सारे दुखों की जड़ है। ये रामदेव बाबा को अब कौन समझाए, मुझे पता नहीं है। इसके बाद रामदेव बाबा ने इससे भी बाहर निकलने के लिए कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर्स वाली और ऑक्सीजन वाली बात कर दी। उसमें लोगों को क्रिटिसाइज कर दिया कि आप लोग ऑक्सीजन और बेड्स और मौत के बारे में ही बोल रहे हो, कुछ पॉजिटिव बोलो, या ऑक्सीजन के सिलेंडर तो आपके शरीर में ही है। तो इससे ये भी पता चल गया कि रामदेव किसी पॉलिटिकल मोटिवेशन से बोल रहे हैं। लेकिन जब क्रिटिसाइज हो गए रामदेव बाबा को, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, ये डिसीज कुछ समझता नहीं है, ये जब एक्सपोज हो गया तो रामदेव बाबा एकदम बौखला से गए। ये बौखलाहट ही ऐसा आती है जो अब इस बार जो उन्होंने कहा है कि एलोपैथी ये अच्छा साइंस नहीं है, या एलोपैथी की मेडिसिन से लोग मर रहे हैं, इसको एविडेंस नहीं है, उसको एविडेंस नहीं है। साथियों, ये हम मानते हैं। एलोपैथी का कोई भी प्रैक्टिशनर ये मानकर नहीं चल रहा है कि रेमडेसिविर से बहुत जानें बच रही है, या कोई भी एंटीवायरल से जानें बच रही है, या कोई मैजिक दवा आ गई है। ये सब जानते हैं साथियों, क्योंकि ये एविडेंस जो है ये इवॉल्विंग है। प्लाज्मा भी कुछ खास पेशेंट ग्रुप्स में अभी भी स्टडीज चल रहे हैं, लेकिन ये ज्यादा कुछ फायदे का नहीं होता है। ये इवॉल्विंग एविडेंस है। पिछले साल लग रहा था कि ये हेल्प करता है, इस साल ये लगा है कि नहीं, ये सब जो ऑब्जर्वेशन है इसमें ऐसी ऐसी बातें हैं, तो ये कुछ ज्यादा फायदे का नहीं है, तो ये देने में कोई फायदा नहीं है, तो ये बंद करे। इसी को एविडेंस बेस्ड मेडिसिन कहते हैं। ऐसा नहीं है कि 5000 साल पहले हमारे पुरखों ने कोई बोल दिया कि इससे इम्यूनिटी बढ़ती है, इससे ऐसे ऐसे होता है, बस उसको ही मानो, उस पर रिसर्च की जरूरत नहीं है, हमने कर लिया है, जैसे हमारे देश में कुछ लोग मानते हैं कि। तो ये मेडिसिन में एविडेंस बदलते रहता है साथियों, और हम जो सच बात सामने आती है, लेटेस्ट आती है, उसको एक्सेप्ट करते हैं।
इसी को एविडेंस बेस्ड मेडिसिन कहते हैं। और इसी की वजह से दुनिया में आज लाखों करोड़ों जानें बचती है। इसी की वजह से वैक्सीन्स बनते हैं, वैक्सीन की वजह से लोग बचते हैं, और लोगों की जो उम्र है, आयुष्मान ये बढ़ चुका है। अलग अलग बीमारियों के लोग बचते हैं, कैंसर्स के लोग बचते हैं, लोग 90 साल 100 साल जीते हैं। और जो पहले जो एवरेज एज होता था वो बहुत कम होता था, अब जो बढ़ गया है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ गया है, ये इसी की वजह से है। इसका मेजर रीजन जो है ये मेडिसिन में जो प्रगति हुई है इसका है। लेकिन ये रामदेव बाबा जैसे जो लोग हैं जिनका कोई मेडिकल क्वालिफिकेशन नहीं है, तो ये छिछले ज्ञान के ऊपर इनको सिर्फ बिजनेस करना मालूम है, इनको एक पॉलिटिसाइज करके पॉलिटिकल साइड लेके उनके जरिए अपने बिजनेस बढ़ाने का इनका एक रवैया होता है, और एक ऑब्सेशन होता है कि हम कहे वही सच, हमारी ही दवा से काम चलेगा, बाकी जो लोग कर रहे हैं ये गलत है। तो ये जो एक साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड हो जाता है कुछ लोगों का, इसी में बाबा फंसे हुए लगते हैं। मुझे लगता है कि ये जो वक्त है ये एविडेंस के साथ बात करने का है। अगर रामदेव को लगता है कि कोई दवा से लोग मर रहे हैं तो उन्होंने आंकड़े देने चाहिए और स्टडीज के रिजल्ट्स बताने चाहिए। तो साथियों, ये पैंडेमिक जो है ये सीरियस सिचुएशन है, ये हिस्टोरिक इवेंट है, डिजास्टर है, ये वैश्विक समस्या है। इसमें ये रामदेव बाबा की जो हमेशा की बातें इनके प्रेक्षक गण जो सुनते हैं और वो एक्सेप्ट भी कर लेते हैं बाबा की बातें, तो इसमें ये लेवल की बातें नहीं चलेगी साथियों। ये वायरल का पैंडेमिक है, इससे लोग मर रहे हैं और हमारे देश में सबसे ज़्यादा लोग मर रहे हैं, और इसमें ऐसे बिना एविडेंस के कुछ क्लेम करना या कुछ इवॉल्विंग एविडेंस है उसके बारे में ऐसी बातें करना, खास करके रामदेव एक अच्छी पोजीशन में है तो उस पोजीशन से, उस स्टेज से, मंच से ऐसी बातें करना, ये लोगों में बहुत घबराहट पैदा करते हैं, लोगों में कन्फ्यूजन पैदा करते हैं। तो मैं ये चाहूँगा, मैं ये अपील करूँगा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से भी कि इनकी मजबूरियाँ है, ये अस्वस्थ हो चुके हैं, काफ़ी सारे जो फेल्यूर्स इनको आए हैं, खास करके गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा तो उनको सवाल पूछे जाते हैं, बाबा काला धन नहीं आया, बाबा डॉलर की कीमत कम नहीं हुई, रुपए की नहीं बढ़ी, बाबा ये पेट्रोल डीजल कम नहीं हुए, बढ़ गए, तो उनको वो फ्रस्ट्रेशन रहता है। और फिर कोरोना काल में ये कोरोनिल और ये सब चीज़ों की वजह से फ्रस्ट्रेशन हो गया है, तो इसकी वजह से वो ऐसी बातें करते रहते हैं। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इस उनको इग्नोर करे, उनको माफ़ करे, और मीडिया, सोशल मीडिया के जो हमारे साथी है, इंडियन मीडिया खास करके, उनको भी दरख्वास्त करूँगा कि इनको इग्नोर करे, बस छोड़ दो उनके हाल पर। आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट स्ट्रैटेजी टू अवॉइड न्यूसेंस इन दिस पैंडेमिक सिचुएशन। अभी हमें लोगों को बचाना है, लोगों को सही नॉलेज देना है, और ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिफिक इंफॉर्मेशन स्प्रेड करना है। और हमें यह भी ख्याल करना है मेडिकल कम्युनिटी को कि जैसे ही कोई एविडेंस आता है किसी चीज़ के लिए या किसी चीज़ के खिलाफ, तो हमें उसको तुरंत इम्प्लीमेंट करना है ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हम फायदा पहुंचा सके। साथियों, आई होप दिस वीडियो मेक्स सेंस। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर कीजिए ताकि हम ऐसे जो उथला नॉलेज पर जो लोग बड़े बड़े मंचों से चिल्लाते हैं, लोगों में कन्फ्यूजन पैदा करते हैं और अपने राजनीतिक और आर्थिक स्वार्थ के लिए लोगों को फंसाते हैं, ऐसे लोगों को एक्सपोज कर पाए। जय हिंद साथियों।